अगर ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब की बात की जाए तो ऑपरेशन खैबर 1 और खैबर 2 को कवर करना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले ऑपरेशन जब ज़र्ब-ए-अज़्ब पिछली गर्मियों में जून में शुरू हुआ तो तालिबान की जो मूवमेंट है, मिलिटेंट्स की जो मूवमेंट है, वो शुमाली वज़ीरिस्तान से ओडकज़ई और फिर तीरा वैली के थ्रू शुरू हुई। उसके साथ साथ एक प्रॉन्ग ऑफेंसिव जिसे खैबर 1 कहा गया, जिसमें पहले बाड़ा और फिर खैबर 2 जिसमें तीरा वैली को सिक्योर किया गया, ये ऑफेंसिव्स फौज ने शुरू किए। एयर, ग्राउंड और आर्टिलरी पे जोर दिया। एयर सुपीरियॉरिटी मतलब कि हवा से दुश्मन पर अटैक करना बहुत ज़रूरी था। ऐसे ऐसे पास, ऐसे ऐसे माउंटेन्स, ऐसी ऐसी रेंजेस से फ़ौज को गुजरना पड़ा है जिधर से खाली जो ज़मीनी फ़ौज है, जो इन्फेंट्री है, वो जा नहीं सकती थी। ये आपका H-1 कोबरा गनशिप है, आपने काफ़ी सुना होगा, देखा होगा। मगर कोबरा का काम खाली हवा से अटैक नहीं करना, कोबरा का काम उन जवानों की मदद करना है जो ज़मीन में फंसे हुए हैं, जो पहाड़ों में फंसे हुए हैं। नीचे से जब इन्फेंट्री जाती है, ऊपर से कोबरा गनशिप्स आके उनको सपोर्ट देता है। और कोबरा एक हमेशा नहीं, मगर दूसरा इधर जो है नहीं छुपा हुआ है, कोबरा हमेशा जोड़ी में शिकार करता है, शेरों की तरह। टेक ऑफ मुलाहिजा कीजिए। F-17 थंडर पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका जॉइंट फाइटर इस वक्त अपना पेशावर एयर बेस से टेक ऑफ कर चुका है। एयरफोर्स का रोल ये एक और हमारे पास गया। बहुत शोर मचाते हैं, बहुत शोर मचाते हैं। एयरफोर्स का रोल इस वक्त क्रिटिकल है। बहुत तनकीद होती थी एक ज़माने में कि पाक फ़ौज और पाक एयरफोर्स एक साथ काम नहीं करते। पिछली जो सक्सेसेस जो हमें कम मिली पिछली जंगों में, शायद इसलिए थी कि कोऑपरेशन कम थी इन दो क्रिटिकल इदारों में। मगर अब जो हालात हैं वो बदल चुके हैं। ज़र्ब-ए-अज़्ब और उससे पहले भी ऑपरेशंस की वजह से एयरफोर्स और फ़ौज के जो फ्यूजन सेल्स हैं, स्पेशली इंटेलिजेंस फ्यूजन जैसे काम होती है, जिसमें ऑपरेशंस डायरेक्टर जैसे काम करती है, एयरफोर्स और फ़ौज, पायलट और जवान एक साथ इन सिंक अटैक करते हैं फ्रंटलाइन एरियाज में। पायलट ऊपर से सपोर्ट देता है, फ़ौज नीचे से मेहनत करती है। अगर ज़र्ब-ए-अज़्ब की बात की जाए तो ज़र्ब-ए-अज़्ब अपनी नौयत का सबसे बड़ा इस खित्ते का काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन है। काउंटर इंसर्जेंसी में कराची में, बलूचिस्तान में, फाटा में, केपी में, पंजाब में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, एक्सी जो हमारे साथ है इसमें इन्वॉल्व है। मगर ज़र्ब-ए-अज़्ब का शायद सबसे इम्पोर्टेंट जो किनेटिक प्रॉन्ग जिसे फौज कहती है, जो वाकई जंगी कार्रवाई होती है, उसमें खैबर 1 और खैबर 2 ऑपरेशन जो अभी ख़त्म हुए हैं उनका होना बहुत ज़रूरी था। इस वक्त हम जिस महाज पे जा रहे हैं वो खैबर 1 और खैबर 2 के महाज हैं। वेलकम टू सरसों कास्ट। खैबर एजेंसी का ये एरिया इस वक्त तकरीबन 30 मील पेशावर की मगरिब के जानिब है। 5 मील दूर अफ़गानिस्तान का बॉर्डर लगता है। 30 मील वैसे ज़्यादा नहीं, मगर अगर आप चढ़ाई में हो जैसे इस एरिया में नज़र आ रहा है तो 30 मील तकरीबन 30 मिनट लगते हैं आपको ऑपरेट करने में बाय हेली। ये एरिया इसलिए ज़रूरी था इसे क्लियर करना क्योंकि काफ़ी सारे जो अनासर हैं, स्पेशली जो सिपा जो कबीले हैं, जो
लश्कर इस्लाम और मंगलबाग ग्रुप से एसोसिएटेड थे, वो इधर तक आ चुके हैं। ये एक आर्टिलरी का एरिया था। ज़्यादातर इधर जो इंगेजमेंट्स हुई हैं वो आर्टिलरी की हुई हैं। जिन एरियाओं में चढ़ाई ज़्यादा होती है उन एरियाज़ में या हवाई जहाज़ से, जंगी जेट से या आर्टिलरी गनर्स का काम ज़्यादा होता है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि एक आर्टिलरी बेस, इधर तो एक वक्त में एक आर्टिलरी डिवीज़न होती थी, एक आर्टिलरी बेस ने कैसे इस एरिया को सिक्योर किया। आइए। कर्नल साहब, एक मुझे बात बताएं। वी आर अराउंड 30 माइल्स वेस्ट, 30 मील हम वेस्ट हैं पेशावर के। इस एरिया की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या थी और खैबर 1 या खैबर 2 में कैसे ऑपरेट हुआ और आपने कैसे इधर डिप्लॉयमेंट की? खैबर 1 ऑपरेशन के बाद जो था एक पाइंदा चीना या पीछे जगह है वहाँ तक ऑपरेशन टर्मिनेट हुआ था। फिर ये खैबर 2 का जो स्टार्ट हुआ है मार्च के एंड में, दैट हैज टर्मिनेटेड एट सरावेला। तो इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ये थी कि दिस इज़ दी हब ऑफ मंगलबाग जो ट्राइब है सिपा, और इसके साथ जो बाकी तहरीक तालिबान के बाकी जो ग्रुप्स हैं जिसमें टीटी सवात थी और तहरीक तालिबान मोमन थी और औरंगज़ेब के कुछ लोग थे और बाकी जो इनके साथ एफिलिएट्स थे वो भी सारे यहाँ पे थे। तो यही इनके पास एक वैली रह गई थी जहाँ पे इनके पास एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रह गया था, जहाँ से ये और सिर्फ सारे जो कि बॉर्डर सारा खुला हुआ था अफगानिस्तान के साथ। तो यहाँ पे इनके मूवमेंट्स थ्रू दीज कुछ फुट ट्रैक्स थे, कुछ म्यूल ट्रैक्स थे, कुछ जीपेबल ट्रैक्स थे, जहाँ से उनकी ट्रू एंड फ्रो मूवमेंट जो थी अफगानिस्तान से पॉसिबल थी। और इसमें कौन से ग्रुप्स थे, अनासर कौन से थे, तादाद कितनी थी? लश्कर इस्लाम बेसिकली वाज दी मेजर ग्रुप और उसके साथ फिर एफिलिएट्स थे जो बाकी जितने भी लोग थे वो उनके साथ फिर जो लड़ाई में मदद देने के लिए आपको पता शामिल हो जाते हैं, क्योंकि सबका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, टू क्रिएट लॉलेसनेस। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन टिल टर्मिनेशन एवरी इंच ऑफ दिस एरिया हैज़ बीन फॉट। पहले होता था कि अगर आप थोड़ा सा एरिया करेंगे फिर ये भाग जाएंगे, पिछली चले जाएंगे या कोई छोड़ के निकल जाएंगे। यहाँ पे फॉट एट एवरी पे, इस रिच पे फाइट किया, फिर इस रिच पे फाइट किया, फिर उस रिच पे। कहा जा रहा है कि 35 पंजाब का जो इन्फेंट्री रेजिमेंट है उसने इस एरिया को, खैबर 2 का ये एरिया है जिसमें तीरा वैली लगती है, अफगानिस्तान साथ लगता है, कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट हैंड टू हैंड फाइटिंग हुई थी। ये बड़ी ज़रूरी एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये एमरैप्स आई हुई हैं जो इस वक्त आप देख रहे होंगे। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तानी फ़ौज को ख़तरा है वो आईईडीज़ की वजह से है। एमरैप का जो काम है वो पाकिस्तानी जवानों को आईईडी से बचाना है। ये एक ऐसा टैंक नुमा ट्रक है, एक ऐसी वैन है जिसके नीचे भी अगर आईईडी फटे तो चांसेस हैं कि आईईडी से जानी खतरा नहीं होगा। एमरैप के टायर्स से लेकर इसका जो पीछे रेयर माउंटिंग डोर है बंद होता है, मगर मेन चीज जो इसकी ताकतवर, जो इसकी खूबी है वो इसका आर्मर है। इसे पेयर्स करना, इस पे फायर करना, इसके अंदर किसी किस्म का श्रापनल, किसी किस्म का ग्रेनेड, आरपीजी वगैरह अगर इसे खुदा ना खास्ता हमारे ट्रूप्स को लगेंगे भी, फिर भी शायद उन्हें जानी नुकसान ना हो। इसकी हाइट डोमिनेटिंग है, ये इसलिए इतना ऊंचा है कि जो इम्पैक्ट है, जो ब्लास्ट इम्पैक्ट है वो इसका कम रहे। ऊपर इसकी टॉप माउंटेड गन होती है, मेरे ख्याल से ये शायद मुझे 12.6 से लग रही है। पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है और साथ साथ ये जो फॉर्मेशन है ब्रिगेड है उसका झंडा लगा हुआ है। मगर मेन चीज़ है आपके जो मेन जो मज़ेदार आप अगर कह लें, जो इम्पोर्टेंट बल्कि ज़रूरी चीज़ है वो उसके अंदर है। एमरैप के अंदर एक अलग ही दुनिया है। एमरैप के अंदर
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? एमरैप के अंदर ट्रूप प्रोटेक्शन और ट्रूप डिप्लॉयमेंट के लिए रेडियो का सामान, बाकी सब सामान ऐसे मुयसर होता है कि अगर फाइटिंग के दौरान, कार्रवाई के दौरान लड़के हमारे अगर जवान अंदर फंस भी जाएं तो फिर भी वो गुजारा कर सकते हैं। वेपन, राउंड्स, साथ साथ रेडियो इक्विपमेंट और ये गनर की पोजीशन, फर्स्ट एड किट वगैरह, जीपीएस वगैरह अंदर लगे हुए हैं। ये सैफ बलोच का वेपन है। कैसे हो सैफ? खैरियत से हो? कौन से 35 पंजाब के हो? 30 FF सर। 30 FF के हो? यूनिट कैसा है? जबरदस्त सर। और ये मुझे बताओ कि ड्यूटी कब से लगी हुई है? ड्यूटी सर, ड्यूटी कब से लगी हुई है? नफरी पे कब से हो? एक्शन में कब से हो? एक्शन सर तकरीबन 3-4 महीने हो गए यहाँ पर हम आए हुए। अच्छा। जी सर। और कितना एक्शन देखा आपने? एक्शन देखा सर, जब शुरू से हम आए तो यहाँ के हालात बहुत ख़राब थे, तो बहुत नुकसान हो रहा था, तो उसका बहुत ज़ोर था। तो बाद में दिन रात मेहनत किए, तो उसके बावजूद अभी इंशाल्लाह दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका है। नाम तुम्हारा सैफ बलोच है, वेपन पे लिखा हुआ है, खड़े तुम इधर तीरा में हो। ये बताओ, बलोचिस्तान से हो? सर डेरा गाजी खान। साथ ही लगता है। सर ईद आ चुकी है, क्या पाकिस्तानी भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बड़ों के लिए, छोटों के लिए क्या पैगाम है आपके एफएफ का? भाइयों और बहनों के लिए सर ये पैगाम है कि ये जो हमने ऑपरेशन किए, ये तो ख़ास EPS वाले के उसका बदला हमने ले लिया उनसे। तो ये इसमें अब मसरत में खुशी हासिल होनी चाहिए कि यहाँ अभी इस मौके में बिल्कुल हम दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका है इस इलाके में। सैफ ये बताओ मुझे कि क्या APS का बदला लेना हमारे लिए जरूरी था? बिल्कुल ज़रूरी था सर। कैसे, क्यों? वो हमारे छोटे भाई थे सर, अजीज थे, तो उन्होंने दहशतगर्दों ने हमारे ऊपर हमला किया, तो इसलिए उनसे हमें उनका बदला लेना लाजमी था। बिल्कुल ठीक है। अब एमरैप का जो चक्कर है उसे एक्सप्लेन करना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं कैप्टन साहब? आप खैरियत से हैं? ठीक हैं कैप्टन साहब। एमरैप माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्शन व्हीकल, ये इसलिए है क्योंकि आईडी से आपको बहुत खतरा होता है, और ये इस वक्त 12.6 लगी हुई है, 12.7 लगी हुई है, और ये स्विvel भी करता है। मतलब आप टारगेट आपके राइट पे लेफ्ट पे तो ये मूव करते हैं, एडजस्ट करते हैं आप उसको। इस एरिया में पहाड़ियों में चल जाती है ये बेसिकली रोड पे यूज़ होती है, पहाड़ियों में तो थोड़ा इसका डिफिकल्ट है क्योंकि व्हील का ट्रैक नहीं है। ट्रैक का होता है कि फिर भी थोड़ी पहाड़ी पे आ जाती है फील्ड की वजह से। बंदे कितने बैठते हैं इसमें? इसमें एक कमांडर, एक ड्राइवर होता है, उसके अलावा 8 to 10 इंडिविजुअल्स बैठ जाते हैं। और काम इसका ये है कि अगर आप पिन डाउन हो जाएं, फंस जाएं, तो ये फायर ले सकती है, भारी फायर ले सकती ये है। बिल्कुल 12.7 कैलिबर तक का बुलेट जो है वो इसके अंदर नहीं आ सकती। ये इसकी आर्मर प्लेटिंग इतनी स्ट्रांग है, और इसकी अगर आप थोड़ी और मतलब आर्मर प्लेटिंग इसकी बढ़ाएं तो वो RPG भी को भी रोक सकती है। एक्शन कितना देखा है इसने? एक्शन इसने थ्रू आउट द ऑपरेशन ही देखा है, क्योंकि इसलिए आगे चलती रही ऑपरेशन। जब भी एडवांस होता है तो ये फ्लीट फ्रॉम द फ्रंट इस व्हीकल का होता है, और ये आगे जा रही होती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब, गुड लक, गुड लक। एमरैप की खास खूबी यही है कि अगर हमारे लड़के पिन डाउन हो तो वो इन्हें कंट्रोल कर लेते हैं, मगर जो लड़के पिन डाउन होते हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ क्या हाल है? लेफ्टिनेंट जरक हैं, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वास्सलाम, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। मुझे बड़ी ज़बरदस्त हैं आपकी। So definitely you will face enemy that is too cruel and rough. So you need to be like I'm sure you do. आगे ऑपरेशन में क्या इरादे हैं? to clean them up. आखिर अंजाम तक हमने पहुंचाना है। After the APS operation, the morale of the nation was very low. और हमने कुछ रिएक्शन करना था, तो उस रिएक्शन के रिजल्ट में हम तीरा में आए। जो तीरा समझा जाता था जब तालिबान क्लेम करते थे कि हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है और इसमें कभी कोई फोर्सेस आई नहीं है और उसको ऑक्यूपाई कर ही नहीं सकती हैं, तो वो एक मिथ थी एंड वी हैड टू ब्रेक दैट मिथ। ईद के लिए क्या मैसेज है भाई? अपने कौम के लिए हम सब के लिए दुआ करें। वी आर एयर टू प्रोटेक्ट देम। उन्हें किसी भी चीज़ की खौफ नहीं होना चाहिए। एज लॉन्ग हम यहाँ आए उनको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होनी चाहिए। थैंक यू जरक, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड लक, कीप योर हेलमेट ऑन। एमरैप की कहानी खत्म हुई, आगे चलते हैं, ट्रेनिंग कैंप्स देखते हैं नीचे।
वालेकुम सलाम साहब, अपना तारुफ करें। नैब सफदर मस्तान खान 30 FF। ये सर उन्होंने जेल बनाया हुआ ठीक है, है। ये 60 फुट लंबा है और 35 फुट चौड़ा है। 60 फुट लंबा और 35 फुट चौड़ा है। यस। दिखाएं जी, बिस्मिल्लाह। ये जेल था इनका साहब। ये उनका जेल था। वैसे तो काफी ठंडा जेल है। ये है तो ठंडा, मतलब जमीन दोज है ना अंदर, जमीन दोज, हाँ। अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड। तो इधर ये उनका पहला कमरा है, फिर आगे दूसरा कमरा बनाया। तो इधर ये अपने दुश्मन या आम सिविलियन लोकल लड़के किन्हें रखते थे? ये तो हमारे लोगों को भी रखते होते और मतलब अगवा करते थे लोगों गाँव से। मकसद ये था कि रियासत की तरह, जैसे रियासत जो जेल खोलती है, यस यस। तो इन्होंने इस वक्त इनकी अपनी ये रियासत, अपनी रियासत के उनका जेल था। ये तो ठीक ठाक बंद आ जाएगा यार। इसमें तो ठीक ठाक बंद जाते हैं, जरा इन्होंने मतलब उधर से भी रास्ता। ये क्या लगा हुआ है? ये पत्थर है और इन्होंने खोद के ये बनाया हुआ है। ये तो इन्होंने कुरान पाक इधर रखा हुआ है और रख देते हैं इधर। तो इधर रहना, इधर कवर लेना, इधर इम्प्रिजन करना, ये सब इनके काम थे। जो इनकी ड्रग्स थी उनको स्टोर करना, बेसिकली स्टोरेज। ये इनका बाथरूम है, दिस इज बेसिकली देयर वॉशरूम। या अगर इन्होंने स्टे करना है फॉर मंथ और 2 तो फिर इस तरह के इन्होंने 8 गैप्स आप देखेंगे ऊपर से इन्होंने पाइप्स यूज़ किए हैं। ये देखिए ऊपर गैप्स है ताकि हवा आ सके, बर्फ़ पड़ती है तो हवा का कोई मसला ना हो सके। ये देखिए इन्होंने अभी ये ऊपर से पूरा कैमोफ्लेज है, अगर इसके ऊपर बंदा चले भी तो उसको पता नहीं चलेगा कि इट्स अ कंप्लीट केव। वाकई ये जो लाइटें हैं ये आपने लगाई हैं? नहीं, ये इनकी लाइटिंग सिस्टम थी। ये इनका सिस्टम है जी आप देखें वायर की कंडीशन से और इसके जो जाले लगे हुए हैं आपको उससे खुद पता चल सकता है। बेसिकली ये वो गेट है जब एक प्रिजनर या रैंसम के प्रिजनर को बंद करना था, दिस वाज द गेट, क्योंकि यहाँ कोई और एस्केप रूट नहीं है। इस गेट को वो यूज़ करते थे फॉर द प्रिजनर्स। तो वाकई जेल वाला गेट है ज़रक साहब। अब आप आ गए हैं बाबा नाराय में, जो लश्कर इस्लाम का ट्रेनिंग सेंटर है। पहले हम इनके हेडक्वार्टर में नंगरोसा में थे। ये पहाड़ी के इस तरफ ज़की खेल के ट्राइब्स हैं। ये एरिया क्लियर हो चुका है। अच्छा, तो आपका नाम सिपाही जुनेद है सर? आपका नाम? भाई जहांगीर सर। जहांगीर, जुनेद, दोनों आप दोनों 35 पंजाब के हो यार। ये इनका कोई ट्रेनिंग एरिया था? जी सर, ये सर ट्रेनिंग एरिया था, ट्रेनिंग एरिया। ये लश्कर वालों का? ये लश्कर है। तो क्या क्या इधर ये जैसे ये है, ये तो तुम लोगों की इन्फेंट्री की यूनिटों में ये ऑब्स्टिकल कोर्स ऐसे लगे होते हैं? जी सर, ये छावनी में? कोर्स होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। कैसे? हमारा जो है ना 1000 किलोमीटर का फासला होता है, इनका तकरीबन 600 तक है। मतलब आधी फौज तो हो गई सर हाँ? तुम लोगों का 1000 मीटर का होता है। सीधा दौड़ते ही रुकावटें पार करते हैं और ये जिग जैग में जो है ना अपने रुकावटें पार करते ये जिग जैग में करते हैं हैं सर। तो इसलिए इनका जो है ना थोड़ा सा हमारे मुश्किल है, इनका ज्यादा मुश्किल है इनके ज़्यादा मुश्किल है बनिस्बत फौज के। बना। वाकई। अच्छा यार, ये जब आप देखते हो, आपने एरिया लिया, क्लियर किया, ये आके देखा, तो समझ क्या आती है कि ये मतलब ये कोई फौज नहीं है, मगर काम तो फौज वाले कर रही है। तो क्या ख्याल है, मतलब ये बार्स लगे हुए हैं, आगे और सामान लगा हुआ है इनका। दुश्मन वाकई है कौन, ये मुझे बताओ। ये सर पहले ये लोग जो लश्कर इस्लाम वाले थे ये फौज के साथ मिले हुए थे। फौज को तकरीबन इन्होंने 13 साल फौज वालों के साथ रहे। 13 साल? 13 साल। उसके बाद जो है ना ये फौज के खिलाफ हो गए। फिर 13 साल फौज के साथ रहे और फिर खिलाफ हो गए। फिर खिलाफ हो खिलाफ क्यों हुए? ये कुछ अपनी कुछ चीज़ें थी वो बनवाना चाहते थे। शरपसंद लोग थे, अपने कुछ बातें वो मनवा, गवर्नमेंट जो मान रही नहीं रही थी इनकी बातें, तो इसलिए ये अपना अलहदा ग्रुप इन्होंने इस्तेमाल किया
और एक 2 ग्रुप में हो गई ये लश्कर इंसार और लश्कर इस्लाम। इनकी आपस में फिर मुखालफत हो गई, एक ग्रुप फ़ौज के साथ मिल गया और दूसरा ये लश्कर इस्लाम ये फ़ौज के ख़िलाफ़ हो गया। अब बहैसियत एक फौजी मुझे बताओ, सर 35 पंजाब के हो तुम, जी सर। बहैसियत एक फौजी बताओ कि ये बहैसियत एक दुश्मन कैसा दुश्मन है? मतलब ये इससे वाकई डर लगता है क्या? इसकी कुछ खूबियां हैं क्या, अहमी हैं क्या है, मतलब क्या कितनी कितनी जान है इसमें? सर बजाते मैं फ़ौजी एक मुसलमान भी हूँ और फ़ौजी भी हूँ, तो मुसलमान होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है कि अपने मुल्क की हिफाजत करना, और जो मुसलमान है वो किसी दुश्मन से नहीं डरता। तो ये सर हमारे मुल्क में ज़्यादातर ये लोग शरपसंद, ये इन्होंने खौफ और राज पैदा किया है, धमाके दहशतगर्दी ये वो सर इन्होंने शुरू की हुई है, तो जिसकी वजह से फ़ौज यहाँ पर पहुँची है और ये फ़ौज के साथ लड़ाई नहीं कर सके। यहाँ से फ़ौज के साथ 1-2 दिन ये लड़े हैं ज़्यादा से ज़्यादा, फिर भी भाग गए हैं, उसके बाद रुके नहीं। अभी भी अटैक्स हो रहे हैं इस इलाके में? नहीं सर अभी अटैक्स नहीं हो रहा है, अब ये सफाया कर दी दुश्मन का। तो ये जो इन्होंने बनाया हुआ है, ये जो ऑब्स्टिकल कोर्स बनाया हुआ है, ये तो यार वो तो ये तो मैंने SSG में देखा है, इसमें आग लगाते हैं, है ना? ये सर ये वही वाला है। इधर मैट पड़ा होता है, हाँ उधर से वो भाग के आते हैं और इस तरह जो है ना टूल करके इधर आते हैं, ठीक। इधर से फिर वो भाग के दूसरे ऑब्स्टिकल पे जाते हैं। तो ये तो लग रहा है कि इसने मतलब वाकई जो असली फौज के जो ऑब्स्टिकल कोर्स होते हैं वही बनाने की कोशिश की है। और ये तुम लोगों का वो बार आ गया, हाँ क्रॉसिंग बार कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? नहीं सर ये इसके ऊपर पहले स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, हम भाग के जाते हैं ना, पहले स्टेप पे फिर दूसरे स्टेप पे फिर तीसरे फिर जंप लगा के नीचे उतरते हैं। तो यार जो बंदा ये काम कर सकता है मैं तो नहीं कर सकता, मगर जो बंदा ये काम कर सकता है वो लड़ भी सकता है। लड़ने में ये लोग कैसे थे? लड़ने में सर इतने दलेर नहीं थे, और कुछ दिन ये लड़े भी हैं फौज के साथ, लेकिन वो सर ये कहते हैं कि हम जो है ना मुजाहिदीन है और हम इस्लाम की खातिर लड़ रहे हैं, अमेरिका के फौज के साथ हो, तो हम तो पाकिस्तानी है, तो अगर ये मुजाहिद होते तो ये रूस के साथ लड़ते, अमेरिका के साथ लड़ते, तो हम मान जाते कि वाकई हमारे जो है ना मुजाहिद लड़ रहे, इंडिया के साथ लड़ते। तो ये उसके बावजूद हमारे साथ जो है ना पाकिस्तान में इन्होंने वो शरपसंद अनासर फैला दिए, और ये हमारे साथ जो है ना कभी पेशावर में खुदकश हो गया, होटल में हो गया, मस्जिद में हो गया, पेट्रोल पंप में हो गए, गाड़ी में हो गए। तो ये लोग जो है ना इधर से जो है ना दहशतगर्दों को। दूसरा जनाब इन्होंने तहरीक का नाम रखा हुआ है, तहरीक लश्कर इस्लाम, और इस्लाम के नाम पे जो इस्लाम के नाम पे ऐसा काम करता है वो गर्दनें तो नहीं काटता ना, एक मुसलमान की गर्दन काटना बहुत बड़ा गुनाह है। तो ये लश्कर इस्लाम नाम रखा है, लेकिन बज़ाहिर ये फौजियों की गर्दनें काट रहे हैं। अच्छा ये जो अभी कुछ लड़कों से बात कर रहा था मैं पीछे ही, मैंने कहा कि आप ऑपरेशन में क्यों आए हुए हो? मैंने कहा कि ऑपरेशन में क्यों आए हुए हो? तो उन्होंने कहा कि पेशावर की वजह से, जी सर, आर्मी पब्लिक स्कूल पे जो अटैक हुआ था। हाँ जी, वो जो बच्चों का जो है ना स्कूल में धमाका हो गया था, तो उसकी वजह से जो है ना ये फिर भी इन्होंने आर्मी को चैलेंज दिए कि हम अभी भी आप लोगों के साथ लड़ सकते हैं, आप लोग आ जाओ। और वो इस एरिया से निकले थे? वो इसी एरिया से निकले थे। लश्कर इस्लाम के से लोग, और कहते हैं कि ट्रेनिंग कैंप भी उन्होंने इधर ही ट्रेनिंग ली थी। जी यही ट्रेनिंग एरिया, यही उनके रूम में, इस घर में रहते थे, इधर उनकी रिहाइश थी, ये उनका कुछ अम्यूनिशन का डैम था, और ये जो रूम 2 बने हुए हैं नीचे, ये उनकी आईडी रूम थे, वो वाले कमरे जो जी हैं। सर वो दोनों आईडी रूम है उनके, वहाँ पर आईडी की ट्रेनिंग करते थे। भी बारूद और ब्रश प्लेट जो है ना वो। ये इसी की चप्पल पड़ी है किसी की? ये इस चप्पल में ये ऑब्स्टिकल कोर्स कैसे करता है यार? ये सर ज्यादातर ये सर्विस के पीटी शूज इस्तेमाल करते हैं। सर्विस के पीटी शूज इस्तेमाल करते हैं। मुझे ये बताओ जुनैद जहांगीर, मुझे ये बताओ, जब इधर आते हो, पेशावर हो चुका है, आप एक्शन में आते हो, खैबर 2 हो जाता है, आप इधर आते हो, उस कमरे में आते हो जिधर इस सब की प्लानिंग हुई थी, कैसा लगता है? इन्होंने 150 बच्चों की जान ली है, 150 घर तबाह किए हैं, तो क्यों नहीं हम इनके वो मासूम बच्चे 5 साल, जो सबसे छोटा बच्चा था वो 5 साल का था। जब इधर आते हो, जब ये क्लियर करते हो, जब उस घर में जाते हो, उनकी चप्पलें देखते हो, क्या लगता है, दिल में क्या गुजरता है? दिमाग में ये है कि ये कह रहे कि हम लश्कर इस्लाम वाले हैं, लेकिन ये तो हमें लग नहीं रहे कि ये लश्कर इस्लाम वाले हैं, क्योंकि इस तरह तो
जब इस्लाम का नाम इन्होंने जन अपना लश्कर का रखा हुआ है तो इस तरह तो फिर इस्लाम में नहीं होता। सुन लिया जी आपने, ये दो जवान हैं, अफसर नहीं है। ऑनेस्टली डिस्कशन हमने की है, उस जगह से की है जिधर से ये सो कॉल्ड कहूँगा लश्कर इस्लाम नाउजुबिल्लाह जो क्लेम करते हैं अपने आप को, ये इनके ये जिगजैग के कोर्स हैं इनके, ये इधर से इनका रूट इन एंड आउट होता है। वही अभी बात हो रही थी जवानों से, पाक फौज के जवानों से, कि जो फौज के जो ऑब्स्टिकल कोर्स हैं वो तकरीबन 1000 मीटर के होते हैं, इनके 600 के हैं, मगर इनके ज़्यादा शायद मुश्किल हैं क्योंकि एक तो इनकी ट्रेनिंग जो है, ये जो इलाका देख लें आप, ये कोई छावनी का ग्राउंड नहीं है, ये खैबर की पहाड़ियाँ हैं, और जिस तरीके से ये इतने बैटल हार्डन हुए हैं उसमें नज़र आता है, वाकई नज़र आता है कि इनके पीछे कोई मोटिवेटिंग फोर्स है। पीछे इधर से प्लानिंग इन्होंने की, खुद मुझे अजीब सा लग रहा है कि APS स्कूल पेशावर का जो अटैक था वो इधर से प्लान हुआ था। समझ नहीं आती कि ये अपने आप को कैसे लश्कर इस्लाम समझते हैं। नेक्स्ट स्टॉप मुसलसल पास है तीरा वैली में जो मूवमेंट है लश्कर इस्लाम और बाकी जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो उधर से होती है, उसे कैप्चर करना हमें अभी जो इधर सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उन्होंने बताया कि बहुत मुश्किल था। नेक्स्ट स्टॉप पाक अफगान बॉर्डर की जीरो लाइन पे, जो आपने सुना होगा कि क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट बहुत होती है, आपको दिखाएंगे कि कैसे होती है। हम पिछले 10 मिनट से इस MI-17 में कोशिश कर रहे हैं कि जो मसलन पास है उधर हम लैंड कर सकें, जीरो पॉइंट पे पाक अफगान बॉर्डर पे जो पॉइंट है। अगर वेदर इतनी खराब है, बादल इतने नीचे आए हैं कि 3 बार आर्मी एविएशन के पायलट्स ने 3 बार अप्रोच की है, मगर लैंडिंग हार्ड होने का खदशा है। इस किस्म की वेदर में रोज दर्जनों सॉर्टीज होती हैं, जिसमें हमारे पायलट्स कोशिश करते हैं कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए लैंडिंग और टेक ऑफ करें। वैसे तो बहुत आसान है कहना कि फौज का फलाना डिवीजन या फलाना ब्रिगेड उधर पहुंच गया, मगर लॉजिस्टिक्स इतने सेंसिटिव हैं, टेरेन दुनिया का शायद सबसे मुश्किल है, वेदर इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि कभी कुछ नहीं कह सकते कि दुश्मन तो आपके साथ नहीं, मगर वेदर भी आपके साथ इन इलाकों में नहीं होती। खैबर 1 और खैबर 2 में जो फौज के अलग अलग, जिन्हें आर्म्स कहते हैं, बाजू डोले जो यूज़ हुए हैं, उन सब का अलग अलग रोल है। इन्फेंट्री का अलग, आर्टिलरी का अलग, स्पेशल फोर्सेस का अलग, पाक फ़ज़ाइया आर्मी एविएशन का अलग, और ऑफ कोर्स सबसे ज़रूरी इंटेलिजेंस का जो रोल है। ये ओवरऑल कैसे एक पूरी स्ट्रेटजी कैसे बनती है। हम 35 पंजाब के CEO कर्नल दीम से बात कर रहे हैं। कर्नल साहब, आपका ये इलाका है, ये भी मुझे पता है कि आपकी यूनिट ने सबसे ज़्यादा शहादतें दी हैं खैबर 2 में। गॉड ब्लेस योर मैन। मुझे ये बताएं, एक टिपिकल सेटिंग में जो अलग अलग आर्म हैं, जो बाजू हैं फौज के, वो कैसे काम करते हैं? पहले ज़मीनी फौज आती है या गनर पहले एरिया क्लियर करते हैं या एविएशन वाले लड़के आते हैं, क्या होता है एग्जैक्टली? अनकन्वेंशनल में मोटर्स और अटली जो हैं
ये चूँकि इनडायरेक्ट फायरिंग वेपन्स हैं तो ये पहले एरिया को सॉफन अप करते हैं। जैसे ये जी बिल्कुल सर, इनको नॉन टारगेट्स को पहले रजिस्टर करते हैं और ये हर टारगेट को जिसके ऊपर आपको पता हो, इंटेलिजेंस अपनी इनपुट देती है कि यहाँ एनिमी की, तो पहले जासूस आपको बताते हैं कि बंदे किधर बैठे हुए हैं, बंदे किधर बैठे हैं। उसके बाद फिर हमारे पास ग्राउंड सर्विलेंस रेडार्स भी हैं जहाँ से भी आपको मूवमेंट पिक करते हैं। वो करने के बाद फिर अटली से उस इलाके को इंगेज किया जाता है और एयरफोर्स जो होती है वो स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट करती है। वो ज़ाहिर एंगेजमेंट उसकी डीप टारगेट्स के लिए होती है। ये जो खड्डे खोदे हुए हैं ये क्यों खोदे हुए हैं आपने? ये एक तो एमुनेशन रखने के लिए, ताकि अगर कोई गोला के, जिस तरह मिलिट्री ने कई दफ़ा यहाँ पे गन पोजीशन पे फायर किया भी है, तो अगर गोले आके गिरें तो डिस्पर्शन की वजह से गोलों के ऊपर ना लगे और डेट भी जो है वो प्रोटेक्ट। दुश्मन ने आपके ऊपर भी गोलाबारी की है? यहाँ पे ये जो अफगान बॉर्डर है, यहाँ से इस गन पोजीशन पे 3 से 4 दफ़ा रॉकेट्स आए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि इस प्लेटफॉर्म पे नहीं गिरा, कुछ ये रिच पे लगे हैं, कुछ थोड़ा सा इस तरफ आगे गिरे हैं। एक मिनट, अफगान बॉर्डर वो है, नजर आ रहा है, वो वाली रेंज है। आप बता रहे हैं मुझे कि अफगान बॉर्डर के उस तरफ से आपने फायर ली है। उधर जो हमारे दोस्त यार बैठे हैं, ANA, ANSF, अफगान नेशनल आर्मी वगैरह, बॉर्डर पुलिस वगैरह, उनका क्या रोल है सब में? आई वॉन्ट बी एबल टू कमेंट कि उनका क्या रोल है, कि उनकी कनाइवेंस से होता है नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ANA की प्रेजेंस आगे नहीं है। जो एरिया अभी तक क्लियर नहीं है, और अफगान के पार्क, जिस तरह आपको कमांडर ने बताया था कि इसी के सामने वो उसका डिस्ट्रिक्ट नाजियान है जहाँ पे इंडियन हॉस्पिटल फैसिलिटी क्रिएट की गई है टू ट्रीट, और हमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि जो लोग यहाँ से जख्मी हुए वो दे वर ट्रीटेड देयर, और आपको मेडिसिन और इवन के और भी टेबल्स भी हैं जो कि हमने ज़्यादा मेंशन नहीं किया, इंडियन प्रॉपर स्टैम्प के साथ है। तो इंडियन सिग्नेचर जो है वो यहाँ पे इन फाइटिंग जी, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन ऑफ काउंटर अटैक्स और प्लांटिंग ऑफ आईडीज, इसमें बहुत ज्यादा नजर आया। तो प्रोफेशनल आर्मी का सिग्नेचर है। अच्छा, और ये आपकी यूनिट के लड़के हैं? तो आए ना जरा अपने यूनिट से तारुफ कराएं। और कोई कैसे हैं पाशा? ठीक ठाक हैं आप? इंटरनेशनल बेसबॉल प्लेयर हैं, ही हैज रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान। वाकई? हाँ। इधर बेसबॉल खेल रहे हैं? यही है बेसबॉल। बैक स्टॉप थे, शॉर्ट स्टॉप थे, क्या थे? आउटफील्डर? मैं सर कैचर था। कैचर थे, अच्छा। He has represented Pakistan. He has played for the army for quite number of years. इधर कैसे कैच कर रहे हैं? इधर वॉलंटियर है, मेरी यूनिट आ रही थी तो फिर मैं। His company commander lost his life. कैप्टन कासिम जो शहीद हुए थे, he is Delta Company SJC और company commander उनके जो शहीद हुए। कितना वक्त हो गया आपको यूनिट में? सर जैसे इधर पहले मैं आर्मी टीम में था, तो जैसे यूनिट मूव की उससे 1 माह पहले। तो वॉलंटियर किया आपने? जनवरी में। और खेल छोड़ के इधर आए हैं, क्या जरूरत थी? बेसबॉल खेलते रहते? सर ये ज़रूरी था, क्योंकि ये अगर ना करते तो हमारे बच्चे, हमारे जो पाकिस्तानी अवाम है, वो किस तरह स्कूल में रहती। अभी बता रहे थे आपके कंपनी कमांडर शहीद हुए हैं, उस एक्शन में क्या हुआ था? वो आईडी ब्लास्ट हुई थी, कंपनी कमांडर जो है वो उधर शहीद हो गए सर। तो फिर हमने आगे तोर दरा में जाना था, तो वो हमने अपना जो मिशन था वो पूरा किया। आप सब उस यूनिट से हैं जिसने सबसे ज्यादा शहादतें दी हैं? जी सर। माशाल्लाह से 35 पंजाब फिट है, स्ट्रांग है? स्ट्रांग है, फिट है सर। अब क्या इरादा है, आगे क्या नजर आ रहा है? एंड तक जाएंगे सर। एंड कितना दूर है? जितना भी होगा हम उसका दुश्मन को नहीं छोड़ेंगे सर, एंड तक जाएंगे और उसके साथ डट का मुकाबला करेंगे। अच्छा, ईद पे सवैयां कौन बनाएगा? क्या नाम है आपका? काजिम शाह सर। काजिम, क्या तरकीब है तुम्हारे सवैयों की? सर दूध गर्म करेंगे, ठीक है, उसमें हम चीनी डालेंगे, ठीक है, डालने के बाद सवैयां उसमें डालेंगे, उसको आग के ऊपर पकाएंगे और सवैयां तैयार। उसमें कोई टांगो शांगो लश्कर इस्लाम तो नहीं डालना उसमें? उसमें इलायची भी डालेंगे, बादाम भी डालेंगे, सौंगी भी डालेंगे, सब कुछ डालेंगे। चलो, पाकिस्तान जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। वेलकम टू द खैबर राइफल्स FC के बहुत सारे काम हैं। बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना, दुश्मन से लड़ाई करना, खाली ज़मीनी तौर पे नहीं मगर गन्स पे भी। 155 की ये मीडियम फील्ड आर्टिलरी की गन है। ये अब लोड ऐसे होती है कि इसमें पूरा एक निज़ाम, इस वक्त जो बैरल है उसे पुश अंदर करके लोड किया जाता है, उसकी ट्रैजेक्टरी सेट की जाती है और फिर कैप को क्लोज करके उसको साथ पैक करके
ताकि वैक्यूम ना रहे, या पैक करें, फिर देखें कि वो दरवाजे को बंद हो चुका है। फायर ऑर्डर आने वाला है, उधर से फायर शुरू होगा। कहते हैं कि कोई भी कभी आर्टिलरी फायर से यूज टू नहीं हो सकता। मैं इस वक्त बता नहीं सकता आपको कि मेरे कानों में क्या आवाज़ आ रही है, मगर अगर ये आपका काम, पूरा दिन आपका ये काम हो कि आप ये करें। अभी सकू मिला एक जगह है जिधर लश्कर इस्लाम के जो लोग हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है, मगर अगर बात खाली लड़ाई की नहीं है, बात जो इंसान इधर खड़ा हुआ है, जो पाकिस्तान का जवान इधर खड़ा हुआ है, पूरा दिन उसका ये काम है, पूरा दिन उसका ये काम है, ईद के दौरान भी उसका ये काम है। इसे समझना क्रिटिकल है, ज़रूरी है।